सोशल मीडिया और वर्तमान संदर्भ पर जब मुझसे कहा गया है तो एक बात मुझे ये बता दी गई है कि आपको छात्रों को संबोधित करना है। तो जब छात्र सामने हो तो बात उसी रूप रंग में ही प्रस्तुत करना ठीक रहेगा। मीडिया उतना ही पुराना विषय है, माध्यम उतना ही पुराना विषय है जितनी कि हमारी मानवता है। हम कल्पना करें उस समय की जब मनुष्य धरती पर जन्मा था और सभ्यता के सोपान चढ़ना प्रारंभ किया था। उस समय उसके मस्तिष्क में जो बातें थीं उन्हीं का विस्तार आज हम इस जगत में तमाम रूपों में देख रहे हैं। ये रूप ये भी हो सकते हैं, चाहे वो औषधियाँ हों या तकनीक के माध्यम हों या और तमाम प्रकार के जो स्वरूप हैं, ये सब हमारे जीवन में हैं। सब उसी का रूपांतरण, उसी का विस्तार है। तो आज के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया शब्द से और मीडिया शब्द से तो परिचित है, लेकिन इतने भर से काम उनका चलेगा नहीं, क्योंकि यह प्यास मनुष्य की आदिम प्यास है। कैसे? आप कल्पना करें कि जब वह वनों में कंदराओं में रहता था, उस समय भी उसने अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए माध्यम चुने। आज जिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, तब ये माध्यम न थे। तब तो छोड़िए, 1999 से पहले इसकी कल्पना नहीं थी। लेकिन अगर विकास के क्रम को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो समय समय पर हर युग में एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जुड़ने के लिए कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ माध्यम नए तलाशता रहा है, ढूंढता रहा है। और आप यकीन मानिए कि यह क्रम अनवरत अनंत काल तक भविष्य में भी इसी तरह चलता रहेगा। तो जब पत्थरों पर चित्र बनाकर, अक्षर को रेतकर अपनी भावनाओं को दूसरों के लिए दर्ज करने का काम मनुष्य ने किया था, तब केवल और केवल पत्थर ही माध्यम थे। आपको याद करना चाहिए कि हमने संस्कृत साहित्य में सबसे पहले महाकवि धोई को पढ़ा। उन्होंने किताब लिखी थी पवन दूतिका, जिसमें पवन को माध्यम बनाकर अपनी भावनाओं को प्रेषित करने का काम किया गया। भावनाएं तब भी थी, भावनाएं आज भी हैं, भावनाएं कल भी रहेंगी। बदलता तो केवल परिवेश है। मनुष्य का अभ्यंतर, मनुष्य के अंदर का संसार बदला नहीं। उसकी इच्छाएं, उसके मनोभाव, उसके प्रेम करने का स्वरूप, ये सब अनंत काल से जस के तस हैं। प्रेम से याद आया कि संप्रेषण की सबसे अधिक गहन पीड़ा इसी माध्यम से उपजी है, और इन्होंने बहुत सारे स्वरूपों को हमारे सामने रखा है। इन प्रेमियों का कृतज्ञ होना चाहिए इस समाज को। आपको याद होगा कि जब कालिदास लिखने बैठे तो उन्होंने मेघ के माध्यम से अपनी बातें कही। मीडिया क्या था तब? मेघ था। महाकवि धोई के समय में मीडिया क्या है? पवन है। आप उस क्रम में और आगे आ जाइए, चूंकि तकनीक थी नहीं, हवा थी, बादल थे, चिड़िया थी, तो आदमी इन्हीं के मार्फत अपने मनोभावों को
दूसरों तक पहुंचाने के लिए उद्यत रहा है, श्रमशील रहा है, काम करता रहा है। आज वही माध्यम इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमारे सामने आ गए हैं। तो तब की जो पीड़ा थी वो आज की भी पीड़ा है। आज भी आदमी दूसरों तक पहुंचने के लिए उपाय करता है, और मैं आप तक पहुंच ही रहा हूं तो ये भी एक मीडिया है। इसे हमने नाम सोशल मीडिया दिया। देखिए, सोशल मीडिया हमारे युग का एक नया शब्द है, लेकिन मीडिया बहुत पुराना शब्द है, और उसके माध्यम जो है, उनके जो रूप हैं वो अलग अलग रहे हैं। हम थोड़े से उसके अतीत के रूपों में जाने का प्रयत्न करें और फिर सोशल मीडिया पर आएं। फिर उसके गुण और दोषों पर दोष जो थे, उसकी जो कमियां थीं, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जब मनुष्य सभ्यता के सोपान चढ़ने लगा तो कभी बादल संदेश वाहक बने, कभी मेघ बने, तो कभी हवा बनी। इस तरह से उसने काम किया। लेकिन आप अगर सभ्यता क्रम में थोड़े से आगे देखें कि राम के समय में हनुमान महाराज जी को एक संदेश वाहक के रूप में सीता जी के समक्ष जाते हैं। लगता है कि पहला कोई व्यक्ति एक माध्यम बना जिसने एक तरफ की सूचनाएं दूसरी तरफ भेजने का प्रयत्न किया। आगे और आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि मनुष्य को डाकिया बनाकर, हरकारा बनाकर, ये सारे काम महाभारत के युद्ध के समय भी हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ हम कभी मेघों से और बादलों से बात करने का जो क्रम जारी किया था, शुरू किया था, वह क्रम धीरे धीरे इन कथाओं के माध्यम से देखें तो एक नया रूप रंग, सोपान नए चढ़ने लगा। जब कागज आया तो पत्र लिखे जाने लगे। ये पत्र लिखने की पीड़ा भी गजब है। मैंने कहा था कि प्रेमियों ने माध्यम ज़्यादा चुने, तो इसलिए जब मेघदूत लिखा गया तो उस समय यक्ष ने अपनी सारी संवेदनाएं, सारे प्रेम प्रसंग को यक्षिणी तक पहुंचाने के लिए बादलों को माध्यम बनाया, मेघों को माध्यम बनाया। आप जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार जब हुआ तो मार्कोनी ने अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए ही टेलीफोन का आविष्कार किया था। लेकिन वह माध्यम जो संप्रेषण का था विचारों के, वह आज तमाम रूपों में हमारे सामने प्रचलन में आया। जब कागज आया तो बातें खत पर लिखी जाने लगी, चिट्ठियाँ बनने लगी, और वे चिट्ठियाँ कई कई रूपों में हमारा इतिहास है। हम यदि अपने अतीत के लोगों को जानना और समझना चाहें तो कागज पर लिखे हुए मनोभाव ही हमारे लिए माध्यम बनते हैं, और उनसे हम उस अतीत का चित्र जान पाते हैं। उस मनुष्य की, उस काल के मनुष्य की संवेदनाएं, उस काल के मनुष्य की कमजोरियां, उस समाज की संरचना आदि का सब ख्याल मेरे मानस में केवल और केवल उन कागजों पर लिखे हुए अक्षरों के माध्यम से ही होता है। तो ऐसा क्यों है कि मनुष्य अपनी जो भाव है, मनुष्य की जो संवेदना है, मनुष्य के जो विचार हैं, वो क्यों दूसरों तक पहुंचाने के लिए इतना विकल रहता है? यह एक आदिम प्यास है, ये मनुष्य के अंदर इनबिल्ट है, और विशेषकर जो मनुष्य जितना जागरूक है वह उतना ही अधिक विवश भी है कि वह अपनी उस जागरूकता की सारी ऊर्जा दूसरों तक पहुंचा दे। आपको याद होगा कि भगवान बुद्ध लोगों को संबोधित करते थे, हजारों लोग सुनते थे उनको। और क्यों? भगवान बुद्ध तो परम तत्व को प्राप्त व्यक्ति थे, उन्हें क्या आवश्यकता थी कि किसी दूसरे को बताने जाए। लेकिन नहीं, जो ऊर्जा उनको प्राप्त थी उस ऊर्जा को वे दूसरों तक पहुंचाने के लिए विवश थे। ये उनका कर्तव्य हो गया था। कैसी व्यवस्था? जैसे आज का कोई लेखक जब किसी चीज को लिखता है तो उसकी पहली प्यास तो यह होती कि दूसरा कदम उसका यह होता है कि इसे कोई सुन ले। इसलिए आप लोग कवियों पर बड़े लतीफ़े सुनाते रहते हैं कि कवि लोग अपनी कविताएं सुनाने के लिए
बड़े विकल रहते हैं। ये असल में उसकी विकलता ही है। कैसे? जैसे सूरज की मजबूरी है उगना। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि सूरज उगे और अपने प्रकाश को आप तक ना पहुंचाए? ये असंभव बात है। जैसे कोई पुष्प खिले और अपनी गंध को बिखेरने से वंचित कर दे, गंध को नहीं फैलाएंगे, ये असंभव बात है। ठीक वैसे ही एक प्रज्ञावान पुरुष, एक चेतना संपन्न व्यक्ति, उसे जो नेचर ने, जो प्रकृति ने दिया है, वो चाहता है कि वो अपनी संवेदना को, अपने विचार को, अपने तेज को, अपने कर्मों, अपनी वाणी के द्वारा संपूर्ण समाज में फैला दे। मैं बहुत सोचता रहा कि आखिर मनुष्य में ये भाव जागा क्यों। मेरी समझ में एक ही बात आई कि शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अकेला था। शोभा जैन जी हैं इस समय हमारे सामने, इसमें प्रभु त्रिवेदी जी हैं, आपका स्वागत है। तो ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने कहा, एको श्याम एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, मैं बहुत बन जाऊँ। अकेला शायद ऊब गया होगा भगवान भी, तो वो बहुत में रूपांतरित होने की कोशिश करता रहा। तो मीडिया के जो लोग हैं, साहित्य के जो लोग हैं, वो करते क्या है? मेरे विचार में उनके मानस में जिस तरह का संसार होता है, वे वैसा ही संसार बनाने का प्रयत्न करते हैं। और इन्हीं अर्थों में कवियों को सृष्टा कहा गया है, ईश्वर के समतुल्य माना गया। क्यों? चूंकि वे एक ऐसे समाज का, आदर्श समाज का निर्माण उनकी कविताओं में, उनकी लेखनी में, उनके मस्तिष्क में रहता है, और वो चाहते हैं कि हे ईश्वर, ऐसा ही समाज बने। इसीलिए तो लेखक लिखता है ना, वरना लिखे क्यों? इसीलिए तो पत्रकार काम करता है ना, वरना क्यों इतनी पीड़ा सहकर धूप में, गर्मी में, बरसात में दूसरी जगह से चित्र ला करके आपको देता है? क्यों? कि ताकि आप उस संवेदना के साथ अपने को जोड़ सकें, कह सकें कि अरे हमें भी कुछ करना चाहिए। तो आप बुद्ध को लीजिए, महावीर को लीजिए, कृष्ण को लीजिए, राम को लीजिए, और आज के संतों को भी लीजिए, आज के प्रवचनकारों को भी लीजिए, आज के कवियों को लीजिए, आप उन लोगों को लीजिए जो हमारे राजनेता हैं, जिन्हें रात दिन हम कुछ बहुत सम्मान से नहीं बोलते, बोलना चाहिए, के नव निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सन्निध हैं रात और दिन। तो जो ईश्वर ने ये सोचा था, एको अहम बहुश्यामी, वैसी ही अवधारणा उस चेतना पुरुष के पास भी आती है, जो जैसा एक नए युग के निर्माण में निरंतर लगे रहते हैं। मीडिया का माध्यम क्या है? ये मीडिया करती क्या है? मीडिया माध्यम है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। क्यों? कि यह समाज समरस बने, इस समाज में कहीं भी क्रूरता ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, एक ऐसा समाज बने जो सभी के लिए सुखप्रद हो, किसी के प्रति भी हानिकारक ना हो। तो ये तो मीडिया का एक परम उद्देश्य है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया तक आते हैं तो बात कुछ रूपांतरित होती है, कुछ और रूपों में होती है। मेरा आग्रह ये नहीं है कि जो पुराना मीडिया था, जो पुराने माध्यम थे, वे आज भी लाए जाएं। ये ऐसा सोचना भी कभी असंगति है, गलत बात है। लेकिन हमें अगर इतिहास को हम समझ लें कि तब मनुष्य उस तरह भी अपनी बातों को कहने के लिए था, आज भी मनुष्य अपनी बात को कहने के लिए उसी तरह तड़पता है। और जब उसे कोई माध्यम मिलता है, कोई भी चेतना संपन्न आदमी, तो वो कहता है कि आज आप जहाँ खड़े हैं, जरा अतीत में तो देखिए कि वहाँ क्या था, आज आप किस रूप में हैं। तो आदमी की इन आदिम प्यासों में जो खोजें हुई, उनमें ही ये एक मीडिया भी है। और मैंने आपसे निवेदन किया, इस मीडिया का उद्देश्य है हमारी जो कल्पना है संसार के बारे में, समाज के बारे में, उसको आप तक पहुंचाए। तो अब संघों की ज़रूरत नहीं है, अब वो संत मंडलियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी उनके रूप हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे हमारे राजनेता आते हैं तो बड़े मंचों से वो अपनी बात को भेजते हैं, आप तक हजारों लोग सुनते हैं। कभी मंच सजते हैं
तब भी हजारों लोग बैठते हैं और उनको सुनते हैं। तो इसका सब स्वरूप में एक ही बात है कि मैं अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं, मानस आपको तैयार करना है। सोशल मीडिया जो शब्द आया 1999 के आसपास, और ये जरा इस पर गौर कर लीजिए कि पहले केवल मीडिया शब्द था, उसमें समाज और मीडिया शब्द जोड़े जाते थे, एक साथ उनका प्रयोग नहीं होता था। लेकिन जब ये माध्यम आया इलेक्ट्रॉनिक के रूप में, तो हमने एक शब्द जोड़ दिया उसके आगे, सोशल, समाज, सामाजिक। अब भारतीय संदर्भों में समाज क्या है? ये जो पश्चिम की अवधारणा सोसाइटी की है, वो भारतीय समाज की अवधारणा के कदाचित बहुत आसपास भी नहीं है। क्या है समाज? मैं इससे पहले इसी मंच पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि समाज और लोग किसी राष्ट्र की भूमिका का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं। पर समाज जो है वो बना कैसे? समाज शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? आप लोगों ने कभी संगीत की सभाएं की उपस्थिति में आप पहुंचे हो, देखा हो उनको, तो सबसे पहले मंच पर वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग एकत्र होते हैं, और जब हारमोनियम वाला कुछ तान बजाता है तो तबले वाला उसको उसी रूप में उसकी ध्वनि के अनुसार अपने आप को साधता है, तान पूरा वाला उसी के अनुसार चलता है, और फिर धीरे 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 एक सामगान उत्पन्न होता है। आपने कभी बहुत ध्यान से सोचा हो और देखा भी होगा कि वो सारे संगीतकार एक दूसरे की तरफ निहारते हैं और संकेतों में ही सिर हिलाकर ये कह देते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। उन लोगों को हमारे पुरखों ने समाजी कहा है। समाजी का अर्थ हुआ कि संगीत की प्रस्तुति करने वाले लोग। अब आप इसकी जरा बारीकी को समझ लें कि एक वाद्य यंत्र तब तक अधूरा है जब तक कि दूसरे उसे पूरित न कर दे। दूसरा इसलिए अधूरा है जब तक कि तीसरा उसके साथ ध्वनि साम न पैदा कर दे, एक साथ उत्पन्न न कर दे। तो इस तरह से जब सारे एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो एक संगीत सभा का आयोजन हम कर लेते हैं। मित्रों, भारतीय संदर्भ में समाज की इसी समाजी लोगों से समाज शब्द का निर्माण हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। इस संसार में हमारी उपस्थिति का अकेले कोई मायने नहीं है, मेरे साथ ना हो। जो लोगों की पृष्ठभूमि थोड़ी गांव से है वो इस बात को ज़्यादा जल्दी समझेंगे। आपने किसान का जीवन देखा होगा। वो क्या करता है? किसान निर्भर है हल का फल बनाने वाले उस लोहे का काम करने वाले आदमी से। किसान निर्भर है उस लकड़ी के काम करने वाले आदमी पर जो हल बनाता है। किसान निर्भर है उस लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति से जो बैलगाड़ी का निर्माण करता है। और वो बैलगाड़ी का निर्माण करने वाला आदमी किस पर निर्भर है? कृषक पर निर्भर है, किसान पर निर्भर है, उसकी खेती पर निर्भर है। तो हमारे गांव का जो कल्चर था, जिसे हम संस्कृति कहते हैं ग्रामीण, वह अकेली नहीं थी कि इस तरह नहीं थी कि हम ऑफिस में गए, पैसे ले आए और अपना जीवन चलाने लगे। लेकिन इसमें भी समाज है, रूप बदल गया है। तब गांव के परिवेश में ये बात थी कि एक आदमी की आजीविका का साधन दूसरे व्यक्ति की आजीविका पर निर्भर था, और तब ये शब्द जन्मा था। जिस तरह से संगीत सभा में वो समाजी हुए, एक से दूसरे मिलने के कारण, एक की निर्भरता दूसरे पर होने के कारण, वैसा ही समाज हम भारत में बनाने का प्रयत्न करते रहे, और इसलिए ही समाज शब्द की उत्पत्ति हुई। तो जो समाज और मीडिया की बात आती है वो यही है कि उस समाज का जो फैब्रिक है, उस समाज के जो ताने बाने हैं, वो टूटने ना पाए। यही परम धर्म है मीडिया का। और इस मीडिया के इस धर्म के निर्वाह करने में हिंदी मीडिया की बड़ी भारी भूमिका रही है। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस समाज के निर्माण में हिंदी और हिंदी की पत्रकारिता की भूमिका बहुत 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 व्यापक है। लेकिन
आज के रूप रंग में, आज के इस समय में उसमें बदलाव आए हैं। तो बदलाव तो हर समय आते हैं, जिसे आप एक शब्द कहते हैं ना कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये हर पल होता है, हर क्षण होता है। ये अलग बात है कि किस ट्रांजिशन पीरियड में आप पैदा हुए और प्रबोध हुए। जितनी प्रज्ञा, जितना ज्ञान आपको प्राप्त होगा, उतना ही आप समय को और अपने समकाल को समझ पाएंगे। बाबा तुलसीदास से किसी ने पूछा था कि इस दुनिया में सबसे प्रसन्न व्यक्ति कौन है, सुखी व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा, सबसे भले विमूढ़ जिन्हीं न व्यापे जगत गत। इस संसार में मूर्ख ही सबसे बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे संसार के परिवर्तनों का कोई भी प्रभाव पड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने आप चेतना संपन्न होंगे, उतनी ही पीड़ा भी आपकी गहन होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें चेतना संपन्न होना ही नहीं चाहिए। क्यों पीड़ा को आत्मसात करें? मैंने आपसे कह दिया था पहले भी कि सूर्य की उगना और प्रकाश फैलाना ये उसका शौक नहीं है, ये उसकी बेबसी है। ऐसे ही चेतना संपन्न हो जाना और होने के बाद अपनी चेतना को दूसरों तक पहुंचाना, ये भी लेखक की, प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति की बेबसी है। वो रुक ही नहीं सकता, वो कहेगा ही, और उसे कहना भी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि हमें उसकी बात सुननी भी चाहिए। तो मीडिया ये तो हमेशा रही है समाज में, उसके रूप रंग आदि आदि। आज जो सोशल मीडिया हमारे रूप सामने है, ये मैंने जैसा आपसे पहले निवेदन किया कि 1999 के आसपास इसका रूप, इसका प्रभाव, इसके रूप रंग हमारे सामने आने लगे। जब टीवी आया, तो जब कंप्यूटर आए, इंटरनेट आया, तब से इसका प्रचार प्रसार बढ़ा। लेकिन ये अपने साथ में अपनी आदिम चीज़ों को छोड़ नहीं पाया। आज भी आप जब इलेक्ट्रॉनिक इसके माध्यमों पर चर्चा करेंगे तो आप जानेंगे कि कौन कौन से माध्यम इलेक्ट्रॉनिक इसके सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं। एक तो विश्वविद्यालय ही पूरा है। क्या विश्वविद्यालय? आप लोग, नए लोग तो बहुत अच्छे जानते हैं, व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप में हमने अपनी बातों को सबसे सहजता और सरलता से पहुंचाने का काम किया। दूसरा फेसबुक है, आपके सामने हम उसी माध्यम से प्रस्तुत हैं। अच्छा है, ताएं इसके साथ जुड़ी है। इंस्टाग्राम है, ये भी माध्यम हैं जिनके माध्यम से आज का आदमी अपनी बातों को दूसरे समय, दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। मित्रों, पहले क्या था? कबूतर के गले में चिट्ठी बांध करके उड़ाने की बात तो हमने सुनी, कबूतर जा। अब हमारा इंटरनेट पल भर में चिट्ठी पहुंचा देता है, और पहुंचा भी नहीं देता, हम बैठे ही रहते, उधर से उत्तर भी आ जाता है। तो मूल जो चीज़ है वो ये है कि जो मेरे अंदर की बेकली है, बेबसी है, विकलता है, वो हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये माध्यम पहले उतने तेज नहीं थे। तो इस मायने में तो मनुष्य ने बहुत प्रगति की और मीडिया हमारे लिए क्रांतिकारी काम करने लगी। अब अम्मा को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है कि बेटा चिट्ठी लिखे। लेकिन मुसीबत ये हो गई, जहाँ एक साहित्यकार, जो पत्रकार को पहुंचना चाहिए, वो ये है कि माध्यम तो तेज हुआ, पर बेटे के पास माँ को चिट्ठी लिखने का समय नहीं रहा। आपको और हमें उस दिशा पर बात करनी। ये तो माध्यम है, ये तो तकनीक के बदले हुए स्वरूप हैं। इन बदले हुए तकनीकी स्वरूपों में आप कर क्या रहे हो? एक प्रबुद्ध व्यक्ति की चिंता वहाँ होती है। और जो नए छात्र हैं, अभी जो सुन रहे होंगे, पूर्णिमा जी हमारे सामने हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मित्रों, बदलाव हर युग में आएंगे और इन युगों के बदले हुए स्वरूपों में ही हमें चलना है। अब कोई आदमी
कबूतर के गले में चिट्ठी बांधकर भेज, न तो भेजेगा न भेजने की ज़रूरत है, और अगर करता है तो उससे पागलपन और क्या हो सकता है। तो आप क्या करिए, आप इन माध्यमों पर जाइए और इनका उपयोग करिए, लेकिन उपयोग रचनात्मक होने चाहिए। रचनात्मकता से जब आप इतर होते हो तो फिर एक संकट हमारे सामने खड़ा होता है। संकट खड़े भी होने लगे और इनसे उबरा कैसे जाए, इनका सामना कैसे किया जाए। पहला संकट साहित्य से जुड़े होने के नाते हम उस पर पहले चर्चा करेंगे। पहला संकट है कि हम भाषा के संसार से बाहर निकल रहे हैं। जो स्वरूप, अब आप कहेंगे कि बिना भाषा के लिख क्या रहा होगा, आपका तर्क ठीक है, लेकिन मेरा अर्थ यह है कहने का कि जिस तरह से सांस्कृतिक भाषा हमारे साथ आई, उससे हम दूर होने लगे। ये चिंता है। जो व्याकरण सम्मत चीज़ें थीं, उनसे हम बहुत दूर निकल गए, और निकलने का एक कारण है, कक्षाओं में, विद्यालयों में अब व्याकरण और भाषा की शिक्षाएं बहुत कम कर दी गई। आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लग सकता है, और मैं इसको आश्चर्य रूप में नहीं देखता, कि आज समाज में सबसे अधिक हिंसा है। आपने कभी सोचा कि 21वीं सदी का सभ्य समाज इतना हिंसक समाज कैसे हो सकता है? आप गौर कीजिए, इस पर विचार कीजिए। ये केवल चिंता मेरी नहीं, पूरे समाज की चिंता है, पूरे देश की नहीं, पूरे संसार की चिंता है कि 21वीं सदी का सभ्य कहलाने वाला मनुष्य इतनी आत्महत्याएं आखिर कर क्यों रहा है। इतनी तो आदिम मनुष्य ने ना की थी, इतनी हत्याएं तो आदिम मनुष्य को करनी भी नहीं पड़ी। आत्महत्या तो बहुत कल्पना की बात है। आप जानते हैं, मेरे मानस में एक ही उसका उत्तर है कि यदि इस सभ्य समाज से इसी तरह साहित्य को आप दूर लेते चले गए, दूर ले गए, तो आखिर मनुष्य के अंदर का संसार बदलेगा कौन? एक ही विधा है आपके पास में। कोई औषधि अभी बनी नहीं मार्केट में कि एक गोली खिला दीजिए और कह दीजिए कि आज से आप सभ्यता के सोपान चढ़ जाएंगे। आदमी को सभ्य बनाने के लिए सदियां बीत जाती हैं। आप याद रखें कि इसी जमीन पर गांधी कह गए हिंसा मत करिए। उनसे पहले बुद्ध ने कहा हिंसा जरूरी नहीं है, बंद करो। उनसे पहले राम ने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि दूसरों को कष्ट मत दो। आप कहेंगे बात सोशल मीडिया की है और बात तो आप अहिंसा पर ले गए, लेकिन ये देखने में अलग अलग लगने वाले विभाग अलग अलग है नहीं। जैसे शरीर होता है ना, तो आप सिर काट दीजिए, बोले मैंने सिर ही काटा था। अरे भाई, शरीर में सब चीज़ें जरूरी है, इसलिए हिंसा का संबंध अब अहिंसा, जब कहीं हिंसा होती तो आती किसमें खबर? मीडिया में। आप कहें मीडिया को नहीं लानी चाहिए, नहीं, हम सब मिलकर एक जो सामूहिक संरचना करते हैं समाज की, वो उसकी चिंता मीडिया को करनी है। तो मैंने आपसे कहा कि इस समय जो चीज़ हमारे हाथ से निकल रही है वो साहित्य है, और साहित्य बिना भाषा के कोई काम करने वाली चीज़ है नहीं, कल्पना में नहीं आप कर सकते। आप लिखेंगे किसमें? आप अपनी बात को कहेंगे तो आखिर कहेंगे किसमें? आपके पास भाषा चाहिए, और भाषा परिमार्जित होनी चाहिए। साहित्य की भाषा बाजार की भाषा नहीं हो सकती। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, और उसमें ही पुंकेसर भी कभी पैदा होगा जब ऋतु आएगी। वो भी उसी का हिस्सा है। वृक्ष का हिस्सा ही पुंकेसर है। पुंकेसर होने का मतलब ही वृक्ष का होना है। अब भाषा रूपी अगर वृक्ष की थोड़ी कल्पना करें तो जो पुंकेसर है, जो सुगंध है, पुष्प है, वही साहित्य की भाषा है। उसकी समझ हमें पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस भाषा के माध्यम से आप समाज के, व्यक्ति के अंतस में उतरते हैं और वहाँ से उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ये बदलाव मीडिया भी करती है, ये काम साहित्य भी करता है। तो मैंने आपसे कहा कि इस समय जो सोशल मीडिया की चिंताएं हैं,
उसकी विशेषताओं से तो हम लोग रोज ही रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उसमें भाषा का इस तरह से स्तर से नीचे गिरा देना ये बात ठीक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ, मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि आज यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा जोर से वर्षा होने की आशंका बताई गई है। अभी ये आशंका शब्द का प्रयोग आप नासमझी में कर रहे हो। संभावना लिखिए। आशंका तो किसी एक ऐसे चीज के लिए होती है जो नेगेटिव पक्ष हो उसका। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपको शब्दों का सही ज्ञान नहीं है, किस शब्द का कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए, आप उससे बच रहे हैं। तो जो छात्र हमें सुन रहे हैं इस समय, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितनी अच्छी भाषा आप सीखेंगे उतने ही अच्छे आप पत्रकार बनेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएं या लिखित मीडिया पर जाएं। तो पहले, सबसे पहले वो रूप जो भाषा का होता है परिमार्जित होना चाहिए। इसीलिए हमारी मीडिया में जितने बड़े नाम साहित्य में थे वो सब मीडिया में भी उसी तरह से काम कर रहे थे। निराला थे, पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे। तो इस तरह से बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। बड़े हस्ताक्षर, गांधी स्वयं पेपर निकालते ही थे हर दिन, हम सब लोग जानते हैं। वो हमारी पत्रिका जो जिसके प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीणा में गांधी जी लिखते थे, उनके आलेख छपते थे। तो इसका अर्थ क्या था कि वो जिस भी भाषा में लिखते थे उसका अनुवाद बना करके दूसरी भाषाओं में जाया करता था। तो सबसे पहला ये है कि आप अपने शब्दों का संसार जरा बड़ा करें, रचें और साहित्य के संपर्क में रहें। वो आपको आदमी से और बेहतर आदमी बनाने के लिए काम करेगा। आपको याद है विश्व की सबसे पहली कविता महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकली। क्यों? एक हिंसा देखी उन्होंने, एक पक्षी को तीर लगते हुए देखा और उस के माध्यम से उसके दर्द, उसकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए वो विकल हो गए और पहली कविता प्रकट हुई। क्या अर्थ है इसका? इसका सीधा अर्थ है कि हिंसा के विरोध में जो चीज खड़ी है इस संसार में, उसका नाम कविता है। जब अंदर बहुत कुछ टूट जाता है, दर्द हो जाता है, पीड़ा होती है, वह पीड़ा की अभिव्यक्ति कविता में होती है। यदि वह पीड़ा समाजगत है तो वह समाज की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत होगी। वह पीड़ा निजी है, प्रेम की है, तो वह प्रेम की भाषा को लेकर के प्रकट होगी, लेकिन प्रकट तो होगी। और भाग्यशाली होगा वो समाज जहाँ कवि ज़्यादा हो, जहाँ साहित्यकार ज़्यादा हो, जहाँ पाठक भी ज़्यादा हो। आज की पीड़ा ये है कि हम सोशल मीडिया की विसंगति पर जब बात करते हैं तो सबसे जो बड़ी पीड़ा है वो ये है कोई पढ़ता नहीं। आप जब हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, कहेंगे क्यों नहीं पढ़ते, हम तो पूरा पढ़ते। तो आप श्रीमान जी बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे जो आप पूरा पढ़ रहे हैं। वरना तो मैंने यहाँ तक देखा है कि किसी की मृत्यु का समाचार जब छपता है तो लोग उसको भी लाइक करके आगे चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि तुमने देखा ही नहीं, आपने ये जहमत ही नहीं उठाई कि देख लेते कंटेंट्स क्या है। कोई मृत्यु को लाइक करेगा क्यों, और करना भी क्यों चाहिए? ये तो संवेदना का विषय है। आपको उसकी मृत्यु के साथ कोई संवेदनात्मक वाक्य लिखना था। अब ठीक उसी तरह से हम चिंता में आ गए हैं। जब सोशल मीडिया पर कोई विषय उठता है, आप जानते हैं कि पहले लोग कहते हैं कि फेक न्यूज़ है, असत्य समाचार है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये विसंगति है। किसी समाचार पत्र में जब कोई खबर छपती थी तो खबर जहाँ से चली है वहाँ लिखने वाला कोई व्यक्ति होता था, मनुष्य है, पत्रकार है, वहाँ लिखता था। संपादक आता था, संपादक के पास से वो टेबल पर जाती थी तो उसके चेक पॉइंट थे, देखी जाती थी कि खबर सही है या नहीं है, उसकी पुष्टि कर ली जाती थी। और जब पाठक तक पेपर पहुंचता था तो हम पढ़ के कह देते थे कि फला पेपर में ये समाचार छपा है। मानी हम फेक न्यूज़ वाले संभावना से बहुत दूर थे। मन में ये विचार ही नहीं आता था कि समाचार के सत्यापन हम चेक करें। लेकिन सोशल मीडिया का एक दुरुपयोग तो ये है
दूसरे, आपने देखा हो कि जब भी कोई राष्ट्र को संबोधित करने के लिए बड़ा व्यक्ति आता है और यह राष्ट्रीय संदर्भ में बोलता है, तो वो एक शब्द जरूर जोड़ता है कि ऐसे समय में आप अफवाहों से दूर रहें। कौन फैला रहा है अफवाहें? आज भी प्रिंट मीडिया नहीं फैला रही। प्रिंट मीडिया आज भी जिम्मेदारी से काम कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया में ये कृत्य बहुत तेजी से होता है। क्योंकि इतना तेज है इसकी स्पीड, आप चेन्नई से कोई बात कीजिए, पूरे भारत में फैलते हुए वक्त न लगेगा। तो इसकी जितनी स्पीड है उतने खतरे भी हैं। ध्यान रखिए, जितनी गति होगी उतने खतरे भी होंगे। इसलिए पुरखों ने कहा मध्यम मार्ग चलिए भैया, ज़्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत तेज चलता है वो बलवान ही हो, ये भी जरूरी नहीं। आपको याद दिला दूं कि जब अंगद पहुंचे थे रावण की सभा में, तो बार बार रावण पूछ रहा था कि वो कहाँ है जो इधर आया था और बड़ी तेजी से चलता है। अंगद समझ गए थे और कहा जो बहु चले वीर न होई। अच्छा, तुम उनकी बात कर रहे हो? अरे भाई, जो बहुत तेज चलता है वो बलवान नहीं होता। ये वाक्य आज भी सही है। जितनी तेजी से चीज़ें आप फैला रहे हो, जरूरी नहीं कि वो सत्य से अनुप्राणित भी हो, वो असत्य भी होंगी और होती हैं। तो सोशल मीडिया का एक ड्रॉबैक तो ये भी है। अब तो व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रभावी माध्यम है, लेकिन उस माध्यम का हम क्या कर रहे हैं, ये चिंता का कारण उत्पन्न होता है। सोशल मीडिया में जो व्हाट्सएप है, अब तो उसको विश्वविद्यालय भी कहा जाने लगा। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर आप परेशान हो जाएं, सुबह से शाम तक देखें, लेकिन ना परेशान होने वाले लोग हैं हमारे बीच में। तो इन माध्यमों को जिनका जन्म दिया गया, इन माध्यमों के से हम बहुत ज़्यादा क्या कर पा रहे हैं, उनसे निर्माण कितना कर पा रहे हैं। इनका सोशल मीडिया का जन्म ही, मैंने आपसे कहा, जो समाज था, भारतीय समाज, जिसकी संकल्पना समाजगत थी, वह सोशल मीडिया तक आते आते दूर हो गई। आया पश्चिम से। उन्होंने क्या कल्पना की कि जो दूर दराज में बैठे हुए प्रियजन हैं, हमारे लोग हैं, उनसे जुड़ने का माध्यम हम बना लें। और वो माध्यम उन्होंने ढूंढा, लेकिन उस माध्यम को हमने एक ऐसे संसार में उसको ले गए जहां असंगतियां ज़्यादा पैदा हो गई। असंगतियां कैसे पैदा हुई? आप व्हाट्सएप पर देखिए, आपके जीवन से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा विषय है जिस पर वहाँ वार्ता न हो रही हो। खाना बनाना सीखना है तो आप सीख लीजिए, लेकिन ये सूचना भर है। ध्यान रखने की जरूरत, ये गड्ढमड्ढ क्या हुआ है, ये हो गया है कि जो सूचनाएं थी उनको ही हमने ज्ञान मान लिया है। सूचना कभी भी किसी भी युग में ज्ञान नहीं होगी, लेकिन हम जो सोशल मीडिया के साथ बढ़ने वाली नई पीढ़ी है, वह ज्ञान और सूचना के बीच के फर्क को नहीं समझ पाती। विसंगति यहीं पैदा हो रही। माध्यम ठीक थे, उपयोग गलत हो गया, प्रयोग हम गलत करने लगे। हमने अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर सवारी करवा दी। बस यही है जो आप देख रहे हैं ना। सत्य उतना सहज होता नहीं। सत्य को ढूंढना दुनिया का सबसे कठिन काम है, और इसीलिए न्यायालय बनाए गए कि सत्य की खोज कीजिए कि इस घटना के पीछे सत्य क्या है। तो मित्रों, सोशल मीडिया की जिन विसंगतियों की हम बात आपके सामने रख रहे हैं, और उसमें यदि आप थोड़ा सा, अब बात थोड़ी गंभीर इसलिए हो जाती है कि अब कोई छोटा मोटा वर्ग नहीं है, छोटी मोटा नंबर ऑफ पीपल नहीं है जो सोशल मीडिया पर है। ये मानते हैं कि 27% भारतीय जो हैं वो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। 27% बहुत बड़ा भाग है हमारे देश का, समाज का। और 2.30 औसतन इंटरनेट चलाते हैं। लगभग हर घंटे इतने लोग काम में लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर। और कोरोना काल में यह आंकड़ा बढ़कर 6.40 हो गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आदमी घर में बैठा है तो सोशल मीडिया पर विचरण कर रहा है।
ये उसकी बेबसी है, क्या करे अकेला बैठा बैठा। वही जो मैंने आपसे कहा था कि ईश्वर अकेला था तो बहुत बनने की कोशिश की थी। आज कोरोना काल में अकेला बैठा हुआ आदमी बहुतों के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। बातें वही हैं, केवल कहने की शब्दावली बदली है और कुछ नहीं बदला है। कालिदास के यहाँ भी प्रेम था, प्रेम आज भी है और प्रेम कल भी रहेगा। जिस दिन ये मरेगा उस दिन मनुष्य माटी के अलावा कुछ ना होगा। तो इसलिए उपयोग कितना आप करना चाहते हैं और किस तरह से उपयोग करते हैं, प्रश्न चिन्ह यही लगते रहेंगे। 300 मिलियन के आसपास लोग इंटरनेट चलाते हैं। इसमें से रूरल एरिया, ये थोड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि शहरों से ज़्यादा रूरल एरिया में सोशल मीडिया का उपयोग होता है। हमारे दिमाग में जो हम लोग शहर में रहते हैं वो ये मानते हैं कि गांव में शायद कहाँ वहाँ सब इतना है, लेकिन अभी हमारी सरकारों ने भी इसकी अप्रोच को बढ़ाया है और बहुत दूर तक पहुँचाया है। इस कारण ऐसा भी हुआ है कि जिनके हाथों में कभी खुरपी और फावड़े होते थे, उन हाथों में अब उनकी जेब में अब मोबाइल भी है। तो जैसे जैसे तकनीक का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ेगा वैसे ही वैसे और भी चीज़ें हमारे जीवन में बदलती चली जाएंगी। तो सोशल मीडिया की ये जो विसंगतियां हैं, आपने अभी तक देखा, अभी सुना भी होगा कि कुछ बच्चे इस सोशल मीडिया पर बात करते हुए और उस पर कुछ खेल खेलते हुए आत्महत्याओं तक चले गए। इसका ड्रॉबैक है, ये कमजोरी है, विसंगति है। लेकिन हुआ कैसे होगा ये तो सोचिए। क्योंकि वो इतने ज़्यादा उसमें आत्मसात हो गए कि उनके सोचने और समझने की प्रक्रिया ही समाप्त हो गई। एक स्टडी ये भी कहती है कि इस समय यदि समाज से सोशल मीडिया हटा दी जाए तो बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा होगा कि जिसके पास सोचने और समझने की कोई क्षमता ही नहीं होगी। क्योंकि हम वे देश हैं, आपको ये बात बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पुरखों को पता नहीं कितनी बातें याद रहती थी। जरा आप अपने मानस में झांक कर देखिए कि आपको कितनी बातें याद हैं। या इसको और जांचने के लिए इसका सरलीकरण कर लिया जाए कि हमें पता नहीं कितने टेलीफोन नंबर याद रहते थे, आज नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हमारी जो स्मृति थी वो तकनीक पर निर्भर हो गई। इसका मतलब है कि तकनीक ने हमारे समय में हमें इतना प्रभावित कर दिया है कि हम अपने ऊपर ही अपना नियंत्रण खोते चले जा रहे हैं। यही उस बच्चे के साथ हुआ होगा जिसने आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि उसमें बोध ही नहीं रहा, उसने कोई विकल्प ही नहीं उसके मानस में बचा और वो आत्महत्या जैसे स्वरूप के को चुनने के लिए विवश हुआ होगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। हमें इतना भी उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि हम अपने सोचने और समझने की त्वरा ही समाप्त कर दें, गति ही समाप्त कर दें, अपने से नियंत्रण ही खो दें। जब मनुष्य नियंत्रण खोएगा तो अंततः बचेगा क्या और कैसे बचेगा? तो सोशल मीडिया का उपयोग निर्माणक हो, कुल चिंता ये है। अब निर्माणक हो कैसे सकता है? इसके लिए कोई सरकारें या कोई डिपार्टमेंट या कोई विभाग आपके लिए नियम बनाने वाले नहीं हैं। ये आप तय करेंगे। वे दिन बीत गए जब हमारे लिए सारे नियम दूसरे लोग बना करके हमारे ऊपर आरोपित करते थे। अब तो चूंकि आज़ादी का समय है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कैसे आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हटा दीजिए, सोशल मीडिया हटा दीजिए? इसलिए सरकारें भी हाथ जोड़ते हैं कि भाई इन पर नियंत्रण हम नहीं कर सकते। तो नियंत्रण करना किसको है? हमें ही चुनना है। क्या चुनना है? जो मेरा विषय है। क्या चुनना है? जो हम देख सकते हैं। सबके लिए सब चीज़ें नहीं हैं। इसलिए हमारे यहाँ न्यायाधीश को भी कहना पड़ा कि बच्चों के लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये विषय जो बड़ी उम्र के लोगों के साथ के हैं, ये बच्चों के साथ क्यों जुड़े जाए? ये इसका ड्रॉबैक है। और ये चिंता आप बड़ी विषम स्थिति में है कि परिवार के लोग, माता पिता भी इन विषयों को लेकर के चिंतित हैं कि ये जो एक जो सोशल मीडिया है वो कहीं
हमारी पीढ़ियों को कहीं भ्रष्ट तो नहीं करेगी। ये चिंता है, और ये चिंता केवल आम आदमी की चिंता नहीं है, जो विशिष्ट हैं जन, उनकी भी चिंता है। तो मित्रों, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को एक और जो महत्वपूर्ण बात इन दिनों सामने आई है, उस सोशल मीडिया के अभ्यस्त लोगों में मानसिक अवसाद ज़्यादा पाया गया। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, इससे बचने का उपाय क्या है? मेरे देखे अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं एक ही बात कहूँगा, अच्छी किताबें पढ़िए। कोई भी अच्छी किताब आपको डिप्रेशन से दूर ही ले जाएगी, वो कभी आपको डिप्रेस नहीं करेगी। तो इसलिए अध्ययन की तरफ चले। अब जितना साहित्य है इन दिनों हमारे संज्ञान में आ रहा है कि लोग लिखते हैं और तत्काल प्रभाव से उसे पोस्ट करते हैं। ये हमारे जो छात्र हैं, जो सुन रहे होंगे, उनकी भी यही स्थिति होगी। तो उनके लिए मेरा कहना यह है कि आप लिखें जरूर, मन से लिखें, ठहर कर लिखें, धैर्य से लिखें। क्यों मैं ये 3 बातें कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आपके और हमारे पुरखे शब्द को ब्रह्म कह के गए हैं। ईश्वर है वो, उसको आप आकार दे रहे हैं। इसीलिए तो हमारे पुरखों ने अक्षर शब्द का प्रयोग किया था। ना अक्षरती अक्षरा, आ ई ऊ जिन्हें आप कहते हो, या दूसरी ध्वनियाँ भी हैं, तो सब अक्षर हैं, और जो अक्षर हैं वे कभी समाप्त नहीं होते। आपको पता है जो आप लिखने जा रहे हो, आपके न रहने के बाद भी वो रहने वाला है, चूंकि वो अक्षर है, चूंकि वो ब्रह्म है। तो लिखना उतना सहज काम ना हो। इधर लिखा और उधर मनी पूरी विकलता के साथ पोस्ट कर दिया, और उतना ही ज़्यादा प्रत्युत्तर में लायक होकर के आपके पास आ गया। आप सोचने लगे कि अब तो हम तुलसीदास के सन्निकट हो गए, कविता तो हम लिखने लगे। आपको याद दिला दूं कि आप जिस वंश परंपरा से हैं, जिस देश में, जिस साहित्य की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, निराला, महाकवि निराला को एक साहित्य एक संपादक ने, कोई मेरे जैसा ही पागल संपादक होगा, उसने पत्र लिखा निराला को कि मुझे कुछ कविताएं भेज दीजिए। पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरा पत्र लिखा। जब 6 पत्र उसके पास पहुंच गए तो एक दिन उन्होंने एक पंक्ति की चिट्ठी लिखी, मुझे बहुत प्रिय है वो पंक्ति, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। निराला ने लिखा कि अभी मन और प्राणों की पूर्ण स्वीकृति नहीं है, इसलिए कविता स्थगित है। जरा डिकोड कीजिए पंक्ति को। इसका अर्थ है कि निराला कविता कब लिखते थे? जब उनके मन और प्राणों की पूर्ण स्वीकृति मिलती थी। आज जरा कल्पना करिए कि आप जो कविता लिख रहे हैं उसमें मन कहाँ है, प्राण की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्योंकि जब प्राण ही नहीं होगा तो पूजा किस बात की? हम भारतीय समाज में उस मूर्ति की पूजा नहीं करते जिसकी प्राण स्थापना न हुई हो। उस देवता की पूजा तभी शुरू होती है जब प्राण स्थापना कर दी जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे जिस ब्रह्म को, जिस शब्द को आप कागज की छाती पर उतारने जा रहे हो, उसकी पवित्रता भी तो उतनी ही जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आप पूजी की थाली लेकर के बैठ जाए और फिर पूजा करें, नहीं। आप अपने आप को इतना पूजनीय बना ले, इतना उदात्त कर ले, उदासीन कर ले। अब ये उदासीन शब्द तो आपको सुन के अटपटा लग रहा होगा कि उदासीन करने से कविता कैसे लिखी जाएगी। ये संस्कृत का शब्द है। उत और आसीन, उत मानी होता है उठकर ऊपर, आसीन मानी बैठना। जहाँ जिस रूप में पूरा संसार, जहाँ जिस तल पर जी रहा है, आप उस तल से ऊपर उठ करके इसको देखिए। वो देखने वाला व्यक्ति उदासीन कहलाता था। हमने उसको गलत अर्थों में प्रयोग कर दिया। तो उदासीन होने का मतलब जहाँ संपूर्ण समाज जी रहा है, अगर उसी समाज का हिस्सा बन करके आप जिएंगे लिखते समय विशेषकर, तब आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। चाहे आप पत्रकारिता में हों और चाहे साहित्य में हो, तो आपको ऊपर से उठ करके समाज की गतिविधियों को देखना है, और तब आपकी समझ में आएगा कि लेखन कितनी गहन चीज है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जो साहित्य रचा जा रहा है, मैं उसका पक्षधर इस रूप में हूँ कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसको इस तरह से उसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ कि आपके जो मन में आए वो लिखें और समाज तक भेजें। इसलिए इसमें होगा क्या, इसमें एक चीज़ हो रही है जिसको आप और हम अनुभव कर रहे होंगे कि समाज से पाठक निरंतर गायब हो रहे हैं। आज के साहित्य की, आज के सभ्य समाज की सबसे बड़ी चिंता यही होनी चाहिए, और जब हम सभ्य समाज कहते हैं तब ये चिंता और ज़्यादा बड़ी हो जानी चाहिए। क्यों? विकास के पैमाने क्या होंगे? कितने पुल बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितने हवाई जहाज खरीदे, कितने लोगों ने हवाई जहाज़ों में यात्रा की, ये विकास नहीं है। मेरे जाने, मेरे समझे, मेरे अनुभव में जब समाज में ये गणना होने लगे कि इस वर्ष समाज ने इतनी किताबें खरीदी और पढ़ी, आप में सभ्यता का पाठ आएगा कहाँ से? क्या हवाई जहाज की यात्रा से आप सभ्य बन जाएंगे? असंभव है। लेकिन यदि आपने 100 किताबें पढ़ी हैं, 50 एक किताब भी पढ़ी है, तो आप में सभ्यता का कोई अंकुरण हुआ होगा। आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि लेखक आपको हमेशा पकड़कर पाठक को अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। वो लेखक ही किस काम का यदि पाठक को अपनी तरह से ढाल न सके। इसलिए गांधी जी ने बड़ी पवित्र बात कही थी, वो इसी इंदौर में कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि कोई लेखक यदि किसी लेखक को पढ़ते हुए मैं उकता जाता हूँ, उकताना शब्द है ऊब जाने से, यदि किसी को पढ़ते हुए मैं ऊब जाता हूँ, तब ये मेरा दोष नहीं, उस लेखक का है। आप प्रेमचंद को पढ़ने बैठिए और कहानी अधूरी छोड़ दें, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उसमें डूबेंगे। आचार्य रजनीश को सुनिए और आप बीच से उठ के चले जाएं, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास से जो शब्द आ रहे हैं वो पूरित हैं, प्राण स्थापित शब्द हैं। तो उस अवस्था में पहुंचकर, उस अवस्था में जहां एक व्यक्ति पहुंचा है उच्च अवस्था में, वहां पूरा समाज पहुंचने की संभावनाएं खुलती हैं। लेखक कहता ही यही तो पीड़ा है उसकी। पत्रकार की पीड़ा भी यही है, मीडिया की पीड़ा भी यही है। ये हमारे माध्यम हो सकते हैं। मीडिया और साहित्य के बीच जो फर्क है बहुत छोटा सा है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कहते थे, पत्रकारिता अस्थाई साहित्य है और साहित्य स्थायी पत्रकारिता है। तो आप जब साहित्य लिख रहे हो, चाहे मीडिया पर लिखें या कागज पर लिखें, तब आपको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आप स्थायी पत्रकारिता कर रहे हैं। कैसे करेंगे? वो संस्कार, वे औजार, वो उपकरण आपके पास होने चाहिए। सोशल मीडिया में इन चीज़ों का अभाव साफ दिख रहा है, इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है। अच्छा रूप तो है, मैं फिर कह दूँ एक बार कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये सोशल मीडिया के मार्फत ही हो रहा है। अब तो और भी आगे भविष्य में इसका स्वरूप बढ़ने वाला है और बढ़ भी गया है। कोरोना काल में तो कक्षाएं सब ऑनलाइन हो रही, हम पढ़ भी रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं। तो इससे बात प्रकट हो रही है कि सोशल मीडिया का महत्व आने वाले भविष्य में और बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ मैं यह भी चिंता प्रकट कर दूं कि यदि कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, इतने से काम नहीं चलेगा। हमें यह भी तय करना है कि बच्चा संस्कारित भी हो रहा है, आगे चलकर वह समाज के, राष्ट्र के, देश के, परिवार के और पुरखों की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए भी काम आएगा।